Assalamu alaikum students. So today's lecture is about the classical and the Keynesian revolutions, and we will be discussing the different controversies in the classical and the Keynesian systems. So what we will be doing is that we will be discussing these points one by one, and I hope that I'll be successful in clearing out these points. Firstly, I'll give a very brief background कि classical से पहले क्या थे. सो क्लासिकल से पहले जो थे वो मर्केंटलिस्ट थे जो कि डिफरेंटली बिलीव करते थे. उसके बाद फिर क्लासिकल आए, उसके बाद फिर कीनीजियन आए. ठीक हो गया. अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट जो कि डिफ्रेंशिएट करता है द क्लासिकल बिलीफ सिस्टम फ्रॉम द कीनीजियन बिलीफ सिस्टम इज़ दैट classical believe that the individual have a perfect information about the market forces, whereas on the other hand the Keynesian believe that no, the individuals have imperfect information. अब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से मतलब है कि जो हमारे साथ डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गई, इनके दरमियान में जो गैप आता है वी कॉल दिस मार्केट फोर्सेस. अभी जो गैप एक्चुअली हम बात कर रहे होते वी एक्चुअली रेफर द वेजेस और द प्राइसेस. इंडायरेक्टली आप इसको प्राइसेस आप कह सकते हैं कि ये जो गैप होता है जो मार्केट फोर्सेस के दरमियान में जो गैप होता है वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू दीज प्राइसेस और वेजेस ऑफ कोर्स. सो जब हम कह रहे होते कि जो इंडिविजुअल हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट फोर्सेस, वी एक्चुअली मीन दैट कि इंडिविजुअल को वेजेस और प्राइसेस के बारे में सारी मालूमात होती है. ठीक हो गया. अगर हम इस पॉइंट को मोर डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म है और इसकी जो लेबर डिमांड है उसमें इंक्रीज़ आ गया, मतलब कि वो जो है मोर एंड मोर वर्कर्स हायर कर रहे हैं. तो एक जो इंडिविजुअल है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल्स वो ये बिलीव करते हैं दे हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि हमने ऑलरेडी कह दिया कि दे हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस एंड द वेजेस. तो जब उनको वेजेस और प्राइसेस के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है सो दे नो कि ये जो फर्म है और उसकी जो लेबर डिमांड में इंक्रीज़ आया है वो क्यों आया है. तो उनको पता होता है कि या तो वेज जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, वेज रेट में डिक्रीज़ आ गया है, तो इस वजह से जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है. या फिर इस तरह हुआ है कि जो प्राइसेस है उनकी वो जो हमारे साथ इंक्रीज़ हो गए और इसकी वजह से जो हमारे साथ वेजेस है वो डिक्रीज़ हो गए. प्राइसेस का क्या मतलब है यहाँ पे? प्राइसेस का ये मतलब है कि जो कमोडिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो वेज रेट थी वो 300 थी और एक कमोडिटी की प्राइस थी फॉर एग्ज़ाम्पल 50. तो ये जो अगर हमारे साथ ये 300 थी और एक कमोडिटी की प्राइस 50 थी तो हम इस पे डिवाइड कर लेते हैं एंड वी गेट 6. तो मतलब कि अगर हमारे साथ वेज रेट 300 थी और कमोडिटी की प्राइस 50 थी तो हमारे साथ कितनी कमोडिटीज़ वो परचेज कर सकता था? 6. लेकिन अब क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है. प्राइसेस जो है हमारे साथ 50 से हो जाती है 100. वेज रेट वही है 300. ठीक हो गया. ये प्राइसेस इंक्रीज़ होगी टू 100. अब क्या होता है कि ये जो हमारे साथ जितनी कमोडिटीज़ वो परचेज़ कर सकता है दैट इज़ रिड्यूस टू 3. तो ये जो डिक्रीज़ आया है वो क्यों आया है? क्योंकि प्राइसेस में इंक्रीज़ आ चुका है. ठीक हो गया. तो अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं. तो क्लासिकल कहता है कि उसके साथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है. तो मतलब कि ही नोज़ कि ये जो लेबर डिमांड में इंक्रीज़ आया है ये मेरी इफ़ेक्टिवनेस की वजह से नहीं आया, ये मैं एफिशिएंटली वर्क कर रहा हूँ इस वजह से नहीं आ रहा. मेरी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह से नहीं आ रहा, बल्कि वो इस वजह से आ रहा है या तो वेजेस में डिक्रीज़ आ गया है या प्राइसेस में इंक्रीज़ आ गया है. उसकी वजह से ये जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर डिमांड या फिर लेबर को ये हायर कर रहे हैं. ठीक हो गया. बट ऑन द अदर हैंड कीनीजियन ये बिलीव करते हैं कि इनके पास इंडिविजुअल होता है, इनके पास इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि वो ना प्राइसेस के बारे में जानते हैं ना उनको वेजेस के बारे में मालूमात है. तो जब भी एक फर्म की लेबर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस की वजह से हम एफिशिएंटली काम कर रहे की वजह से लेबर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गया है. मतलब कि इन अदर वर्ड्स हमारी जो
मार्जिनल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज़ आ गया है, इसकी वजह से जो लेबर डिमांड है उसमें भी इंक्रीज़ आ गया है। अब ये कौन सोचता है? ये कीनीजियन ये बिलीव करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, मतलब कि प्राइसेस में इंक्रीज़ आ सकता है, वेजेस में इंक्रीज़ आ सकता है। अब इसकी एग्जांपल हमारे साथ क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे साथ होता है तो उनकी वेजेस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कंपैरेटिवली टू द अदर सेक्टर वो भी ज़्यादा हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे साथ प्राइसेस की अगर हम बात करें तो प्राइसेस ऑफ वीट हो गया, टोमेटो हो गया, ये और जो हमारे साथ प्रोडक्ट्स होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि इनके जो प्राइसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है इन अ वेरी शॉर्टर टाइम पीरियड, वो ज़्यादा हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटीज़। अच्छा, अब ये तो क्लासिकल ये बिलीव करता है कि जो प्राइसेस और वेजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब कीनीजियन क्या बिलीव करता है? कीनीजियन बिलीव दैट द प्राइसेस एंड द वेजेस आर रिजिड, मतलब कि वो रिजिड होते हैं। और इसकी भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ वेजेस अगर हम देखें तो परमानेंट जॉब्स जो होती है तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पीरियड होता है, तो थ्रू आउट दैट पीरियड जो हमारे साथ उनकी सैलरी होती है या वेजेस होती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। अब एक बात, वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, यहाँ पे रिजिड का मतलब ये नहीं होता कि कम्प्लीटली जो है हमारे साथ चेंज नहीं होती। दिस चेंजेस, प्राइसेस एंड वेजेस चेंज होती है, लेकिन कंपैरेटिवली टू दिस व्हाट क्लासिकल बिलीव, उनके कंपैरिजन में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा स्लो जा रही होती है। ठीक हो गया? जैसे कि मैंने परमानेंट जॉब की एग्जांपल दी कि उनकी जो वेजेस होती है उनमें इंक्रीज़ आपको बहुत लाइक वेट करना पड़ता है, देन यू गेट टू हैव एन इंक्रीज इन योर वेज रेट। और इसी तरह जो हमारे साथ प्राइसेस होती है तो प्राइसेस किस तरह फिक्स्ड होती है? जो हमारे साथ प्राइस फ्लोरिंग होती है, प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, तो ये जो सारे जो टर्म्स है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस व्हेन द प्राइसेस आर रिजिड। ओके, अब थर्ड पॉइंट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ डिस्करेज्ड इन द क्लासिकल सिस्टम। अब क्लासिकल सिस्टम ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे साथ मार्केट फोर्सेस होती है, जो डिमांड और सप्लाई जो गैप होता है या प्राइसेस वेजेस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो जो इकोनॉमी अगर हमारे साथ ये इकोनॉमी ये इक्विलिब्रियम से हट जाए, इक्विलिब्रियम पे ना हो, तो वो अगेन उसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आ सकती है। ठीक हो गया? ये अगेन उसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आ सकती है, मतलब कि जो हमारे मार्केट फोर्सेस है दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग बैक द इकोनॉमी इनटू द इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है? एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस। ठीक हो गया? लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कीनेसियन है दे बिलीव दैट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी देयर, बिकॉज दे से दैट मार्केट फोर्सेज जो हमारे साथ होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती कि वो जो इकोनॉमी है अगर वंस डिस्टर्ब बाय द एनी फैक्टर वो दोबारा उसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आ सके। सो दे थिंक दैट कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन सच थिंग्स। क्लासिकल ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर एक इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो गई है तो वो जो अपना इक्विलिब्रियम है वो रीअटेन कर सकता है? तो इस वजह से बिकॉज दे बिलीव कि जो हमारे साथ मार्केट जो इंडिविजुअल है दे हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट फोर्सेस। परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है तभी तो ये स्ट्रॉन्ग इनफ है। लेकिन कीनेसियन क्या कहते हैं? दे से दैट दे हैव इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, और इम्परफेक्ट है, दैट्स वाई इट्स वीक इनफ टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम। अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट इज़ दैट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सिस्टम इकोनॉमी इज़ मोस्टली इन द लॉन्ग रन, और कीनेसियन क्या कहते हैं कि इकोनॉमी विल बी मोस्टली इन द शॉर्ट रन। अब यहाँ पे हमारे साथ वैसे जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वी से दैट इन द शॉर्ट रन एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट रिमेन फिक्स्ड, और बाकी जो होते हैं दैट वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक का फिक्स्ड होना दैट इज़ लाजमी। लेकिन जो लॉन्ग रन होता है हम कहते हैं कि इनमें सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हम वेरी कर सकते हैं। कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एट्सेट्रा हम उसको चेंज करते रहते हैं। अब लेकिन अगर हम इसको यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको पढ़ें तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो कीनेसियन है दे बिलीव दैट कि जो हमारे साथ इकोनॉमी या फिर ये जो शॉर्ट रन होता है दैट इज़ एक्चुअली
वो इकॉनमी जो हमारे साथ होती है वो हमेशा शॉर्ट रन में इस वजह से होती है क्योंकि हमारा जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो है। अब एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है? अगर एक इकॉनमी है दैट इज़ बीन स्ट्रक बाय सम शॉक, तो उसकी वजह से उसको दोबारा इक्विलिब्रियम पे या स्टेबल पोजीशन पे लाने के लिए एक एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, ठीक हो गया। तो वो ये कीनीज़न ये बिलीव करते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है दैट इज़ स्लो इनफ, मतलब कि एक शॉक का इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ नहीं होता कि दूसरा शॉक आ जाता है, फिर उसके लिए एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, फिर वो स्लो इनफ होते हैं, फिर वो जो है तीसरा शॉक आ जाता है। तो कहते हैं कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल चल रहा होता है और यही यही शॉर्ट रन का साइकिल चल रहा होता है और इस वजह से हम कहते हैं कि इकॉनमी इज़ मोस्टली इन द शॉर्ट रन। वो क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट प्रोसेस स्लो होता है और जो हमारे साथ इकॉनमी होती है वो बार बार किसी न किसी शॉक के उससे डिस्टर्ब, उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या स्टेबल पॉइंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। लेकिन क्लासिकल ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे साथ इकॉनमी है दैट इज़ मोस्टली इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि जो हमारे साथ एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है दैट इज़ क्विक इनफ, मतलब कि क्विकली एक शॉक आ गया उसके लिए जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, इफ़ेक्ट बिकम्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि कैंसल आउट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो हमारे साथ इन केस अगर दूसरा शॉक आता है वो ये भी बिलीव करते हैं कि हमेशा शॉक्स नहीं आते, एक शॉक आता है उसका इफ़ेक्ट जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और इन केस अगर दूसरा शॉक आता है वो भी उसके लिए भी एडजस्टमेंट प्रोसेस दैट इज़ क्विक इनफ। तो वो कहते हैं कि इकॉनमी इज़ मोस्टली इन द लॉन्ग रन। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल दे बिलीव दैट द पॉलिसीज आर इनफेक्टिव। अब एज वी नो दैट द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिजिकल पॉलिसीज, ठीक हो गया। So they believe that the classical believe that the monetary policy and the fiscal policies are ineffective. Ineffective in what? In determining the output, controlling the unemployment, inflation, and etc. Lekin on the other hand, the Keynesian they believe that the policies are effective in determining the output, in controlling the unemployment, in controlling the inflation, and etc. तो अब हमारे साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। तो जो हमारे साथ मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज़ मेड बाय द स्टेट बैंक, मतलब कि वो स्टेट बैंक जो उसको प्रपोज करता है। और एक्चुअली जो ये होते हैं दे यूज़ दिस टू टूल्स, और इसी टू टूल्स को की मदद लेकर दे ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक हो गया, दे ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब ये टू टूल्स है क्या? एक तो हमारे साथ मनी सप्लाई होगा एंड दूसरा जो हमारे साथ है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट, मतलब कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के साथ लाइक दे फ्लक्चुएट दीज एंड देन दे कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब हमारे साथ अब स्टेबलाइजिंग जब हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं बट व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, so by stabilizing we mean that to minimize the gap between the actual output and the potential level of the output। अब एक्चुअल आउटपुट हमारे साथ क्या होता है? जो कि हम एक्चुअली जो हमारा पोटेंशियल होता है जो हम एक्चुअली अचीव कर पाते हैं दैट इज़ एक्चुअल आउटपुट। और पोटेंशियल क्या होता है? जो हमने परसीव किया होता है दैट वी विल बी अचीविंग दिस टारगेट। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें सो हमारे साथ जो ये कर्व्ड इस तरह करके गया हुआ है जो कन्वेक्स और कनकेव होके गया है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर एक्चुअल आउटपुट। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है विदाउट दीज कनकेव एंड कन्वेक्स थिंग्स दिस इज़ एक्चुअली और पोटेंशियल आउटपुट। तो हम कहते हैं कि जो हमारे साथ पोटेंशियल आउटपुट होता है हम उसमें जो है हमारे साथ रिसेशंस या बूम्स जो होते हैं हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम कहते ही नहीं है कि इसमें जो हम ये कंसिडर ही नहीं करते इकोनॉमी में या बूम्स आएगा ये रिसेशन आएगा। हम उसको मद्देनज़र रखते हुए व्हेन वी डिटरमिन आवर आउटपुट दैट इज़ एक्चुअली द पोटेंशियल आउटपुट। लेकिन जब हम एक्चुअली में इन बूम्स और रिसेशंस को कंसिडर करके एक आउटपुट डिटरमिन करते हैं दैट वी कॉल एक्चुअल आउटपुट। अब क्या होता है कि नीदर जो बूम है नॉर रिसेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी।
ना हमें बूम चाहिए ना हमें रिसेशन चाहिए। अब रिसेशन की तो समझ आ जाती है कि रिसेशन वाई इट्स नॉट गुड फॉर द इकानमी, बट वाई द बूम इज़ बीइंग कंसिडर्ड ओवर हियर इज़ बिकॉज कि जब भी बूम आता है तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज होती है उसकी जो डिप्लीशन होती है दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी फास्टर कि एक एक्चुअल में क्या होता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम ना बूम चाहते हैं ना हम रिसेशन चाहते हैं। तो इसको जब हम नहीं चाहते, वी वांट दिस एक्चुअल, और ये एक्चुअल अचीव करने के लिए हम कहते हैं कि वी आर स्टेबलाइजिंग, और इस स्टेबलाइजिंग के लिए वी आर कंट्रोलिंग दिस मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया। और दूसरा बात, हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम कहते हैं कि वी कैन कंट्रोल this unemployment, inflation and budget deficit through this monetary policy. Fiscal policy क्या है? The fiscal policy is actually controlled by the financial ministers of the country, and there are two tools with which the fiscal policies are controlled. That is the government expenditure and the taxes. तो अब क्या होता है कि जो हमारे साथ सारे जो वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, ये एक्चुअली ये सारे हमारे साथ एक्सोजिनस वेरिएबल्स है। दे आर नॉट एंडोजिनस, दे आर एक्सोजिनस वेरिएबल्स, मतलब कि आउटसाइड द मॉडल है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सोजिनस वेरिएबल्स। और इनकी वजह से जो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इनकी वजह से जो अगर एक इफेक्ट आता है वाई पे, सो इट्स एक्चुअली द शिफ्ट फैक्टर नॉट द मूवमेंट फैक्टर। लेकिन डज इट, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि डज दे मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, डज दे अफेक्ट द वाई, द आउटपुट और नॉट। अब यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कहता है कि जो अफेक्ट ऑन द वाई है ड्यू टू द चेंज इन द मनी सप्लाई कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा कहता है कि नो, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि अफेक्ट है। यहाँ इस साइन का मतलब है like if we say that is this, so it we say that we actually mean that कि जो effect on the y है due to the ms it's actually there। लेकिन अगर equal to हम लेते हैं ये दूसरा one school of thought and this is the second school of thought, we say that this is actually equal to zero, मतलब कि मनी सप्लाई की वजह से चेंज इन द y इज़ एक्चुअली ज़ीरो। अब ये कौन से होते हैं? दीज आर द क्लासिकल, और ये कौन से है? दीज आर द कीनेसियन। कीनेसियन ये बिलीव करते हैं और जो क्लासिकल होती है ये बिलीव करते हैं। इसी तरह जो हमारे साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसमें भी टू स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि इज इक्वल टू ज़ीरो, एक कहते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो आते कीनेसियन वन, इज इक्वल टू ज़ीरो आते क्लासिकल वन। और इस तरह हमारे साथ टैक्सेस की बात होती है, और इस तरह इंटरेस्ट रेट की भी। हमने पीछे बात की कि हमारे साथ यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ हमारे साथ इनफेक्टिव होती है, लेकिन कीनेसियन बोलता है कि नो दे आर इफ़ेक्टिव। और इसमें भी दे मेजरली बिलीव दैट कि फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती है उनका ज़्यादा असर या ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन डिटर्मिंग द आउटपुट, इन कंट्रोलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग। तो ये समझते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के वे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में ये पे ज़्यादा फिस्कल पॉलिसीज़ को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट ये है कि नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ होता है, मनी आ गया, तो दे से दैट कि मनी जो जैसे नॉमिनल वेरिएबल्स जो होते हैं दे कैन नॉट अफेक्ट द रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल मतलब कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। तो ये हमारे साथ रियल वेरिएबल्स है, और ये एक्चुअली जो दे cannot be determined by these nominal variable, and in other words they say that कि money का कुछ रोल नहीं होता in determining these output and employment and etc. और जो हमारे साथ कीनेसियन है, they believe that no nominal variable can affect the real variable, मतलब कि जो money है that can affect that have a role in determining the output, the employment and etc. और अगर मैं एक ब्रीफ डिफरेंस बताऊँ इन द
नॉमिनल एंड द रियल। सो नॉमिनल वो होता है जो कि हमारे साथ मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये कौन सी यूनिट्स में? मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ रुपीज़ आ गया, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे साथ रियल वेरिएबल्स होते हैं, दीज रियल वेरिएबल्स दे आर एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, ठीक हो गया। सो ये एक ब्रीफ सा एक मैंने डिफरेंस बता दिया। और यस, एक और चीज़ आई वांट टू ऐड इज़ दिस क्लासिकल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, अगर हम मैथमेटिकली जो मैंने पीछे भी बताया था, सो डी जी डी वाई बाई डी एम एस डी वाई बाई डी इंटरेस्ट रेट दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक हो गया। और इसका अगर हम मैथमेटिकली वो चीज़ करना चाहें, सो डी वाई बाई एम एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, डी वाई बाई डी आई या हो गया इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड एटसेट्रा। जो सारे वेरिएबल्स हैं आप उसको इसमें डाल सकते हैं। मैथमेटिकली हम एक्चुअली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ब्रीफली लाइक न्यू क्लासिकल और न्यू केनीजियन की बात करती हूँ। सो ये जो न्यू क्लासिकल था, इट वाज एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस किया था ल्यूकस ने इन 1972, और इसने बात की थी रैशनल एक्सपेक्टेशन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एक्सपेक्टेशन। इसने बात की रैशनल एक्सपेक्टेशन की, और इस रैशनल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली इसने बोला कि जो हमारे साथ फ्यूचर डिसीजंस जो हम करते हैं दैट कैन बी मेड ऑन द पास्ट डेटा, मतलब कि आप पास्ट डेटा को लो, प्रीवियस रिकॉर्ड को आप लो, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, डिसीजन मेड करो, एंड दैट कैन टर्न आउट टू बी गुड और बैड। ये किसने बोला? ये ल्यूकस ने बोला। न्यू क्लासिकल का कॉन्सेप्ट आ गया, रैशनल एक्सपेक्टेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब केनीजियन के साथ कोई पॉइंट था नहीं और वो इस पॉइंट को डिनाई नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पॉइंट अपने उसमें इंक्लूड कर दिया, रैशनल एक्सपेक्टेशंस। इन्होंने ये पॉइंट जो है अपनी जो थ्योरी थी उसमें इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इस एक पॉइंट की वजह से जो क्लासिकल थे दे वर काइंड ऑफ विनिंग और ऑल दीज पॉइंट्स जो इन्होंने रिप्रेजेंट किए थे। सॉरी, मैंने तो लाइक इन दिस साइड यहाँ पे ये क्लासिकल है और ये केनीजियन है, मैंने यहाँ पे साइड थोड़े शिफ्ट कर दिए। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दिस इज़ न्यू क्लासिकल एंड दिस इज़ न्यू केनीजियन। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब जो अब जब इन्होंने ये इनकॉर्पोरेट कर दिया इस पॉइंट को, बिकॉज दे हैव, उनके साथ कोई चांस नहीं था, सॉरी कोई चॉइस नहीं था, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया, और साथ में इन्होंने फिर दूसरी एक चीज़ दे दी, और ये बोला कि जो क्लासिकल थे इन्होंने फिर दूसरा पॉइंट ये बताया, माइक्रो फाउंडेशन। उन्होंने ये पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी इस थ्योरी और सब चीज़ों में, क्लासिकल ने। तो माइक्रो फाउंडेशन क्या है? उन्होंने बोला कि जो हमारे साथ मैक्रो है, वैसे तो हम कहते हैं कि माइक्रो मैक्रो, हम कहते हैं कि माइक्रो अलग सब्जेक्ट है, मैक्रो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह नहीं है। जो हमारे साथ मैक्रो है, दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द माइक्रो, मतलब कि इनको एक ही सब्जेक्ट का तकरीबन इन्होंने कंसिडर कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो मैक्रो है वो डिपेंड करती है ऑन द माइक्रो। तो ये दो पॉइंट्स थे जो कि न्यू क्लासिकल ने दे दिए थे, और इस वजह से वो काइंड ऑफ विन कर रहे थे और ऑल दीज पॉइंट्स। तो उसकी वजह से जो न्यू केनीजियन थे उन्होंने ये पॉइंट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया और ये वाला भी कर दिया, ताकि वो बिकॉज इन पॉइंट्स की वजह से दे वर काइंड ऑफ लाइक, जो क्लासिकल थे दे वर काइंड ऑफ विनिंग। I hope I have made this topic clear, but if you have any queries and questions, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching.